नेटर। ऑल्टरनेटर बेसिकली है क्या, सिंपल सी बात है। एक मैं थोड़ा सा डिफरेंस ही बताऊंगा यहाँ पे ऑल्टरनेटर जनरेटर। ऑल्टरनेटर नाम से पता चल रहा जो हमें ऐसी सप्लाई देता है जो ऑल्टरनेट रहते हैं, यानी कि बेसिकली एसी सप्लाई देता है। मेन डिफरेंस ये आता है कि ऑल्टरनेटर और जनरेटर में अंतर क्या रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑल्टरनेटर और जनरेटर की, तो ऑल्टरनेटर भी इलेक्ट्रिसिटी देता है, जनरेटर भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो मेन डिफरेंस है, जनरेटर एसी और डीसी दोनों का हो सकता है, बट ऑल्टरनेटर नाम में ही उसके ऑल्टरनेशन है, ऑल्टरनेटर है, क्योंकि वो एसी देता है इसलिए केवल वो एसी ही जनरेट करता है। सर एनसीएल का एग्जाम कब हो सकता है? आरती, आरती देखो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा, हमारी टीम लगी हुई है। और आपको जैसे एग्जाम की डेट आएगी, देखो ये सवाल तो यार हमें भी नहीं पता रहते कब होगा। अब बोर्ड है, हम 2-3 महीना मान के चलते हैं, बस ये चलता है कि बोर्ड है, कब डिसाइड करता है, कब उनका टाइम लगता है। ठीक है, उत्तराखंड आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी कब से नहीं आई? उत्तराखंड आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं है, बस इंस्ट्रक्टर में आई थी, उसमें भी सीआईटीएस मांग रखा था। ठीक है, जैसे ही आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस रहता है कि जनरेटर एसी और डीसी कर सकता है। ऑल्टरनेटर में और भी डिफरेंस रहते हैं, कंस्ट्रक्शन डिफरेंस रहते हैं। जनरेटर की बात करें तो उसमें जो आर्मेचर है वो घूमता है, ऑल्टरनेटर में हम क्या है, आर्मेचर को नहीं घुमाते, आर्मेचर फिक्स रहता है। उसके फायदे और नुकसान है वो हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है। चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटर का मूल सिद्धांत क्या है भाई? सिंपल सी बात है, एसी जनरेट करता है। एसी कैसे जनरेट करता है? अब भाई सिंपल सा बेसिक सा फंडा है, मेरे पास या तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, एन एस, या तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराऊं और इसको कट कराऊं इसके कंडक्टर से, उससे फ्लक्स से ना, ठीक है, या मैं इसको मूव कराऊं, इसके मैग्नेटिक फील्ड को कट करना है बेसिकली। तो जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करके कट कराओ या आप कंडक्टर को कट कराओ, तो एक ही बात रहती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस सिद्धांत रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर की अगर ऑल्टरनेटर की बात करें, ऑल्टरनेटर में हम मैग्नेट को मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराते हैं, और जबकि जनरेटर में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ऑल्टरनेटर में क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग में बता दूं मैं, 3 फेज की सप्लाई आप बाहर लेते हैं और इसमें इस प्रकार का ये फील्ड रहता है। ठीक है, एन एस, ये फील्ड रहता है आपके पास, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और इसमें यहाँ पे आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, इनको कट करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, बाहर सप्लाई ले लेते हैं। क्लियर है? सर आप क्लासेस चलने में डेट पे डेट दे रहे थे, क्या करूं विक्रम जी, कुछ पर्सनल हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि हम क्लास लेना चाहते हैं, बट शाम के टाइम क्लास रहती है, दिन में ऑफिस रहता है, और तो मैं कभी कभी समय नहीं दे पाया। ठीक है, बट आगे से ये कोशिश करता हूँ मैं रेगुलर रहने की। कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी और वो अभी भी है, तो अभी लगभग 1 हफ्ते तक मेरी क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा ऐसे ही रहेगा, अप डाउन होना। ठीक है, तो जैसे समय मिलता है, मुझे आज समय मिला तो मैं आज ले रहा हूँ। तो मैं इसमें, वरना आपको पता है डेली शाम को 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे क्लास चलती थी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ऐसा ना हो कि, ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं चला जाऊंगा, क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये मेरा अपना खुद का चैनल है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे मैं छोड़ वोड़ दूंगा। क्लियर है? तो ये कंटिन्यूस रहेगा रहेगा। ओके, चलिए। अच्छा, पावर स्टेशन में आमतौर पर किस प्रकार का ऑल्टरनेटर उपयोग होता है? अब देखो भाई, इसने पूछा कि किस प्रकार का ऑल्टरनेटर उपयोग होता है, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है इसमें। ठीक है, पावर स्टेशन में आमतौर पर किस प्रकार का ऑल्टरनेटर उपयोग होता है? सेलिएंट टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप या वाउंड? ठीक है, तो 2 प्रकार के आपके वो रहते हैं। ये जब जो आपका ये रहता है ऑल्टरनेटर का रोटर, इसको बोलते हैं सेलिएंट टाइप, और दूसरा रहता है आपके पास सिलेंड्रिकल। ठीक है, दूसरा कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल। तो जब ये मेरे पास एक इस प्रकार का रोटर रहता है, इसको बोलते हैं सेलिएंट टाइप, और ठीक है, छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना रहे, चीजें याद आती रहे। ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रहता है। ठीक है, थ्योरी में पढ़ाई रखा हमने। तो इसमें पूछा कि पावर स्टेशन पे
अब पावर स्टेशन की बात कर रहा है तो मैं बता दूं भाई, पावर स्टेशन मैं ले रहा हूं जो कि मेरे पास ज्यादा अधिक रेंज के होते हैं उसमें। वैसे तो देखो मैं बता दूं ये दोनों ही यूज होते हैं, डिपेंड करता है कि मेरा जनरेटिंग स्टेशन किस प्रकार का है। ठीक है, किस प्रकार का है कहने का मतलब, अगर मैं सैलेंट की बात करूं ये लो स्पीड के लिए यूज होता है, लो स्पीड के लिए, और ये वाला भाई हाई स्पीड के लिए। क्यों होता है मोटा सा समझ लेते हैं, इसमें नॉइज ज्यादा होगा, ऑस्किलेशन ज्यादा होंगे, इसमें नॉइज कम होगा, ऑस्किलेशन कम होंगे, क्योंकि इसका एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इसका यूनिफॉर्म रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं आपके पास। तो अब बात करते हैं कि तो सर दोनों यूज होते हैं लो स्पीड के लिए, ये हाइड्रो पे यूज होता है, ये आपका थर्मल पे यूज होता है। अब हमें चार में से बेस्ट आंसर चुनना है। ठीक है, एक बच्चा बोला सैलेंट टाइप। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो तो हम मेजोरिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सैलेंट टाइप कहां पे यूज होता है आपके पास, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, सिलेंड्रिकल की, ये कहां पे होता है, थर्मल पावर प्लांट में। तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस होती है हमारी, थर्मल पावर प्लांट से। तो मेजोरिटी किसकी होगी आपके पास, थर्मल की। तो इसलिए मुझे अगर चारों में से आंसर चुनना पड़ेगा ये। हालांकि ये क्वेश्चंस के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कहां पे अधिक यूज होता है। अगर पूछता हाइड्रो में तो ये होता है। ठीक है, और अगर पूछता कि भाई मेरे पास जो भी हाई स्पीड ऑल्टरनेटर है जिनको टर्बो जनरेटर भी बोलते हैं, वहां पे हम सिलेंड्रिकल का यूज करते हैं। तो क्लियर है विक्रम चौहान जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा। ठीक है, तो कभी कभी हमें आंसर दोनों सही लगते हैं बट हमें करेक्ट भी करना होता है। ठीक है, तो वहां पे हम हमेशा मेजोरिटी की ये जो चीज ज्यादातर यूज होती है उसकी तरफ जाएंगे। ओके, आमतौर पे, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट को तुम हर कहीं नहीं बना सकते, थर्मल पावर प्लांट को बना सकते हो, है ना। हाइड्रो के लिए आपको पानी स्टोरेज चाहिएगा। चलिए, ऑल्टरनेटर की रोटर कोर के लिए आमतौर पर कौन सी सामग्री यूज की जाती है। तो भाई जितने भी ऑल्टरनेटर की, किसने पूछा, रोटर कोर के लिए, तो भाई कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, स्टील या फिर आयरन। तो भाई हम चाहेंगे स्टीम में होता है, एक बार देख लो सर। सर सिलेंड्रिकल तो स्टीम में होता है बेटा, स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट दोनों एक ही है। ठीक है विक्रम, तो मैं बता दूं, आप इसमें कंफ्यूजन है ना, तो मैंने इसको बोला हाई स्पीड का जो वो है ये थर्मल पावर प्लांट में, या थर्मल को ही हम स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो वहां पे सिलेंड्रिकल ही यूज होता है, सैलिएंट टाइप का नहीं रहता है, नॉन सैलिएंट टाइप रहता है आपके पास। क्लियर है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल या नॉन सिलेंड्रिकल बोल सकते हो इसको। क्लियर है, देख लिया मैंने। ठीक है, चलिए, तो इसको पता सिलिकॉन स्टील, ताकि हमारे आयरन लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस कम से कम हो, ये तो आपको पता ही होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो डाल दिया करो आप क्वेश्चंस। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास। कोई देखिए क्या कहता है, एक सामान्य ऑल्टरनेटर की दक्षता क्या है। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल ऑल्टरनेटर की एफिशिएंसी क्या है। तो भाई इसकी एफिशिएंसी 85 से 95% के बीच में रहती है। ठीक है, स्टैंडर्ड याद रखना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, हालांकि भाई ये मेरे पास क्या है, जो एफिशिएंसी है वो वेरी करती रहती है, ये लोड के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि लोड के ऊपर ही मेरे लॉसेस निर्भर करते हैं। कॉपर लॉसेस उन्हीं चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो लोड बढ़ते हैं तो लॉसेस बढ़ते हैं, क्योंकि करंट बढ़ती है, तो उससे एफिशिएंसी पे मेरा फर्क पड़ता ही पड़ता है। क्लियर है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास देखिए वो क्या कहता है, ऑल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशंस क्या है। अब देखो भाई, ये वोल्टेज रेगुलेशन का सवाल हम हर जगह पढ़ते हैं, शायद मैंने आई थिंक ट्रांसफॉर्मर में भी पढ़ा, यहाँ पे भी हम बात करते हैं। चलिए, अच्छा, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड से फुल लोड। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशंस क्या होता है भाई मेरे पास, इसको डिफाइन करते हैं हम V नॉट और V एफ एल अपॉन के V एफ एल। परसेंटेज में निकालना है तो 100%। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला रहता है। ये क्या रहती है आपके पास, नो लोड वोल्टेज, ये फुल लोड वोल्टेज। अब सिंपल सी बात है, जनरेटर में जब कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा
तो उसके आर्मेचर में कोई ड्रॉप भी नहीं होने का, क्योंकि ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर है। और भाई जो आपके पास जब लोड ही नहीं तो आर्मेचर से करंट ही नहीं गुजरेगी, करंट नहीं गुजरेगी तो यानी कि नो लोड पे वोल्टेज मेरी अधिक रहती है और फुल लोड पे वोल्टेज ड्रॉप के कारण कम हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो अब सवाल आता है ये, तो यानी कि नो, बेसिकली क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, तो हम ये क्या देखते हैं, वोल्टेज में नो लोड पे क्या वोल्टेज थी और फुल लोड पे क्या वोल्टेज थी, फिर उसे परसेंटेज में निकालते हैं कि कितने परसेंट का वोल्टेज रेगुलेशन है। तो वोल्टेज रेगुलेशन सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं तो 0। ये किस केस में, आइडियल, अगर पूछता है तो, क्योंकि मैं चाहूंगा यार वोल्टेज ड्रॉप हो ही ना, जितनी जनरेट कर रहे हो उतनी मिले, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आर्मेचर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता है, उसमें ड्रॉप होता ही होता है। तो अगर मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन का, तो ये होता है मिनिमम, कम से कम, जितना वोल्टेज रेगुलेशन कम, मिनिमम, ठीक है, ठीक है, जितना वोल्टेज कम से कम होगा, ठीक है, उतना ही मेरा ऑल्टरनेटर बेहतरीन होगा। कम से कम होना चाहिए, ये किसमें, प्रैक्टिकली कम से कम। तो बेसिकली चेंज वोल्टेज थ्रू, जवाब तो आपने सही दे दिया है, जो बच्चे भी देख रहे। चलो अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। ये देखिए क्या कहता है, इसने पूछा है कि ऑल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या आवश्यक है, सेम वोल्टेज होनी चाहिए, या सेम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और फेज सीक्वेंस होने चाहिए, या सेम स्पीड होनी चाहिए, सेम एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, एनसीएल टेक्नीशियन कंट्रोल रूम में ड्यूटी होता है क्या, कोल फील्ड में। चलिए, एक बच्चे ने जवाब दिया है बी। तो भाई देखो, ऑल्टरनेटर के कहीं पर भी हमारे पास ऑल्टरनेटर A1 है, ये बहुत सवाल आता है, ये A2 है, मेरे पास ये लाइन है, जब भी मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो ऐसा नहीं कि भाई ये मेरे पास इसको यूं जोड़ दो इसको यूं जोड़ो, नहीं, जोड़ने से पहले कुछ प्रक्रियाएं होती है। वो प्रक्रियाएं क्या रहती है, प्रोसेस क्या रहती है, कुछ चीजें में चेक करनी होती है कि भाई मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए, और फेज सीक्वेंस भी आपके पास सेम ही होने चाहिए। क्लियर है, ये दोनों चीजों सेम, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए, कभी कभी ये आ जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोलरिटी, तो पोलरिटी तो बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए, और में हल्का फुल्का सा बदलाव चल सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो बेसिकली क्या है आपके पास, ये वाली टर्म्स, ये सब चीजें बराबर होनी चाहिए। आगे देखेंगे कि इनके अगर ना हो तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के भी हैं। चलिए भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए अब आप। ऑल्टरनेटर की फील्ड एक्साइटेशंस बढ़ाने पर क्या होता है, तो चलिए इसका जवाब दीजिए भाई। आउटपुट वोल्टेज कम होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, या आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है। फील्ड एक्साइटेशन, तो भाई इसने वोल्टेज के टर्म्स में पूछा, तो जो वोल्टेज होती है मेरे पास दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है, एक फाई और एक है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटर है, हमारे पास ये फील्ड वाइंडिंग होती है, इसको फील्ड सप्लाई देते हैं हम डीसी के जरिए। तो भाई जब मैं इसका फ्लक्स बढ़ा दूंगा तो सिंपल सी बात, फ्लक्स बढ़ेगा, ज्यादा फ्लक्स कट करेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगी। इसने बोला एक्साइटेशन बढ़ाने पे, यानी कि मैं यहाँ पे अगर बैटरी को बढ़ा दूं तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो अधिक फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा, अधिक कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बेसिकली क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पर, सेम ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पास। चलिए भाई, अगले सवाल की बारी आती है अब आपके पास। ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिए। ऑल्टरनेटर की गति को दुगनी होने पर क्या होता है, तो अभी बताया था मैंने आपको, अगर आपके पास गति डबल हो जाए तो जनरेटेड ईएमएफ आपके पास फाई और एन के ऊपर निर्भर करता है भाई, और एन भी बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डबल, वोल्टेज हाफ, टॉर्क इंक्रीज,
और भाई आपके पास क्या है, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी डिक्रीज। अब देखो भाई, अब हमें इसमें सवाल का जवाब दो, जो भी बच्चा देख रहा है। इस सवाल का जवाब हमें ऑप्शन के हिसाब से देना। मैंने भी तो बिना देखे वोल्टेज के टर्म्स में दिया, लेकिन वोल्टेज का इसमें इससे रिलेटेड वो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो चलो विक्रम जी, आरती जी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन देगी, कौन जवाब देगा? अब देखो, मुझे पता वोल्टेज तो डबल होगी, लेकिन वोल्टेज वाला ऑप्शन नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी साफ मुझे पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो रहती है मेरे पास 120 एफ अपॉन के पी एन। ठीक है, और एफ इजकल टू क्या होता है, एन पी अपॉन के 120। 120 कॉन्स्टेंट है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि साफ पता चला अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, स्पीड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने पे भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आप इसके घूमने के अगर वो क्या बोलते हैं, रोटेटिंग वो बढ़ा दोगे, तो कंडक्टर को जो मान लो पहले 1 सेकंड में 1 चक्कर काट रहा है, आप 2, तो अब 2 फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो। क्लियर है? तो दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। वोल्टेज नहीं दे रखा, तो अब फ्रीक्वेंसी वाले पे ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे अब आपके पास। ऑल्टरनेटर में हिस्टेरिसिस के कारण कौन सी हानि होती है? चलिए भाई बताओ। हिस्टेरिसिस के कारण, आपको पता है हिस्टेरिसिस के कारण हम हर जगह पढ़ते हैं। हिस्टेरिसिस के कारण आपके पास कोर लॉसेस होते हैं। हिस्टेरिसिस इफेक्ट के कारण कोर लॉसेस होते हैं। क्या होता है, अब एसी आती है या रोटेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, कभी एन बन रहा है, एस बन रहा है, एन बन रहा है, एस बन रहा है, एन से एस, एस से एन, एन से एस। तो जब मेरे पास मैग्नेटिक को एन से एस बनना है, एस से एन बनना है, उसमें कुछ तो एनर्जी लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम हिस्टेरिसिस वो लॉसेस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वो आपके पास। ऑल्टरनेटर के समांतर उद्देश्य के समांतर संचालन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलो भाई, पैरेलल का बताओ, कौन बच्चा जवाब देगा? पैरेलल ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? मेरे पास ऑल्टरनेटर एक यहां चल रहा है, एक यहां चल रहा है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्या कारण होगा मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं? भाई सीरीज में भी तो कर सकता हूं, है ना। और यहाँ पे क्या लगा रहता है, लोड। ये लगा रहता है आपके पास लोड। इंक्रीज द एफिशिएंसी, शेयर द लोड, रिड्यूस द स्पीड, इंप्रूव द फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ऑल्टरनेटर बढ़ाओगे तो आपका लोड ही बढ़ जाएगा। ठीक है, 95% पे काम कर रहा है, 95% पे काम, तो एफिशिएंसी तो 95% ही रहेगी। शेयर द लोड और रिड्यूस द स्पीड या इंप्रूव द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, दोनों की अलग अलग तुम्हारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी में सेम रखनी पड़ती है। स्पीड का भी कोई नहीं, तो बचता है शेयर द लोड। लोड को शेयर करने के लिए भाई मान लो यहाँ पे 5 किलोवाट का लोड है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, और ये मेरे पास 2 किलोवाट का लोड है, और ये 3 किलोवाट का है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लोड को शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। और तीसरा है आपके पास रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक खराब हो गया तो दूसरे से हम सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन सप्लाई उतनी देंगे जितने लोड की जरूरत है, और उसके लिए देखेंगे कि वो अल्टरनेटर उसे ऑपरेट करने के लिए सक्षम है या नहीं है। अधिक लोड दोगे तो सिंपल सी बात है टूट जाएगा, तो आप फंडा है। ठीक है, चलिए भाई इस सवाल का जवाब दीजिए अब आप। ऑल्टरनेटर में शॉर्ट सर्किट की विशेषता का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक? अब देखो, हम ऑल्टरनेटर में शॉर्ट सर्किट ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है उसके लिए, उसमें क्या करते हैं हम, डिटरमाइन द सिंक्रोनस इंपीडेंस। इंपीडेंस को, सिंक्रोनस इंपीडेंस को निर्धारित करने के लिए हम वो करते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास।
चलो भाई, किस प्रकार के ऑल्टरनेटर में एक समान एयर गैप होता है? अभी बताया था मैंने एक समान एयर गैप का मतलब, ठीक है, यानी कि जो सिलिंड्रिकल रहता है, ठीक है, उसमें एक जैसा रहता है, और जो नॉन सिलिंड्रिकल या सैलिएंट टाइप का रहता है उसमें आपका अलग अलग रहता है। तो ये तो आपके पास देखते हो ना, इस प्रकार का रहता है, तो हर जगह से सेम ही रहता है, अंदर कर लो बाहर कर लो, है ना, तो यूनिफॉर्म रहता है। अब इसीलिए यूनिफॉर्म एयर गैप के कारण इसको हम हाई स्पीड पे यूज करते हैं, नॉइज कम करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन सिलेंड्रिकल। हाँ जी, अगले सवाल पे आ जाते हैं अब आपके पास। ये ऑल्टरनेटर को रेटेड गति से कम चलाने पर क्या होता है? भाई बताओ, ये बड़ा अच्छा सवाल। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, या वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, या टॉर्क इंक्रीज होता है? चलो भाई बताओ, अगर आप, ठीक है, ऑल्टरनेटर को रेटेड गति से कम चलाने पर क्या होता है? कम चलाने पर क्या होगा? बताओ जल्दी से बताओ, जितने बच्चे देख रहे हैं जवाब दीजिए, बताइए भाई। ए, ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपने स्पीड कम कर दी तो अभी देखा था हमने फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा। वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो सकती है, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो सकती, टॉर्क इंक्रीज। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्पीड कम होगी तो टॉर्क बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो मोटर के केस में है, जनरेटर के केस में, ऑल्टरनेटर केस में नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटर में तो टॉर्क हम प्राइम मूवर के जरिए जनरेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? हम नहीं इनपुट की पावर बढ़ा रहे हैं उसकी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। चलो, चलो अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं अब आपके पास। इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। यह है कि लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑल्टरनेटर का क्या प्रभाव है? लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑल्टरनेटर, आर्मेचर करंट डिक्रीज, वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज, एफिशिएंसी इंप्रूव, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। भाई बताओ, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर समझते हो आप? यानी कि इंडक्टिव है, लोड आपका इंडक्टिव है, आर्मेचर करंट कम होता है, तो सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर तो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर आपके पास पावर फैक्टर है तो करंट तो कम होने से रहा, ठीक है, बढ़ेगा ही, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। बाकी सोचिए, जवाब दो आप, जवाब दीजिए भाई, क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज होगा, या एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी? बताइए जल्दी से। अब हमें पता है दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, नोट वी एफ एल अपॉन के वी एफ एल। मुझे पता है कि अगर मेरा पावर फैक्टर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, देखो ये पढ़ रखा हमने, वी आई कोस फाइव, आई इज इक्वल टू पी अपॉन इनवर्सली कोस फाइव। पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो करंट कम होगी, लेकिन पावर फैक्टर कम हो रहा है, ठीक है, पावर फैक्टर कम है, कम का मतलब समझ लो आप, यहाँ पे फेज एंगल समझ लेना आप। पावर फैक्टर इसने पूछा है लैगिंग पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब है आपके पास लोड इंडक्टिव है, अगर लोड रेजिस्टिव होता तो करंट कम लेता, ठीक है, तो मेरी करंट बढ़ेगी, लैगिंग पावर फैक्टर होने के कारण करंट आपकी बढ़ेगी। सेम पावर के लिए अगर भाई आपके पास पावर फैक्टर लैगिंग है, यूनिटी के रेस्पेक्ट में लैगिंग है, तो करंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। करंट बढ़ेगी तो ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा तो मेरे पास जो फुल लोड वोल्टेज है वो कम होगी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कम होगी, और वो कम होगी तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? इंक्रीज। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी, वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज आपकी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? भाई दिक्कत होगी तो बता देना जरूर।
ऑल्टरनेटर के अचानक लोड से डिस्कनेक्ट होने पर क्या होता है? चलो बताओ, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। ऑल्टरनेटर चला रखा आपने, अचानक से लोड हटा दिया तो क्या होगा बताओ? वोल्टेज डिक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी क्या होगी? बताओ बताओ जल्दी से। आपका ऑल्टरनेटर चल रहा है, ये है आपके पास ऑल्टरनेटर, ये इस पे लोड लगा है। लोड का मतलब बहुत सारा लोड लगा हो सकता है, एक दो, लेकिन अगर जैसे ये हटेगा तो बताओ क्या होगा? वोल्टेज डिक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज या एफिशिएंसी डिक्रीज? चलो बताओ, कितने बच्चे देख रहे हैं, कौन जवाब देगा इस सवाल का? जल्दी से दीजिए। यार ये मेरा बटन खुल जाता है। एक बच्चे ने दिया डी, ठीक है। और कोई, और कोई? विक्रम चौहान जी, और बेटा, और कोई और बच्चे जवाब दीजिए। चलिए और बच्चे जवाब दीजिए। एक बच्चे जवाब दे रहा है, बाकी और एफिशिएंसी डिक्रीज। और कोई? चलिए अच्छा, अब आते हैं पॉइंट पे हम। अब देखो, उसने पूछा वोल्टेज डिक्रीज होगी। अगर मैं इसको लोड को हटा दूं तो लोड हटने से भाई इससे बहने वाली करंट क्या हो जाएगी? अगर भाई करंट का फ्लो होती है, आप लोड हटा दो, सर्किट ओपन हो गया, करंट जीरो होगी। करंट जीरो तो इसका आई ए आर ए ड्रॉप भी जीरो। आई ए आर ए ड्रॉप जीरो तो ये क्या रहता है आपके पास? ई इक्वल टू वी प्लस के आई ए आर ए, आई जेड समझ लो उसके केस में आप, किसमें? ऑल्टरनेटर केस में, बट मैं आई आर ही ले रहा हूं। तो अगर ये टर्म जीरो हो तो ई इक्वल टू तो वी, लेकिन अगर ये चलता रहता है तो सिंपल सी बात है, वी इक्वल टू तो क्या होता है? ई माइनस के आई ए आर ए, तो कम होती वोल्टेज। तो यानी कि यहाँ वोल्टेज क्या हो रही? इंक्रीज। टर्मिनल वोल्टेज आपकी नो लोड वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होगी, ऑल्टरनेटर प्राइम मूवर से घूम रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला, आउटपुट अपॉन के इनपुट। तो जब आउटपुट ही नहीं है, तो इनपुट, आउटपुट तो जीरो होगी, तो एफिशिएंसी तो क्या करोगे आप? डिक्रीज नहीं होगी बेटा। इस हिसाब से तो आपके पास आउटपुट जीरो हो गई। क्लियर है? चलता रहेगा आपके पास, सारे लॉसेस उसके उसमें रहेंगे और आपको इनपुट भी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इनपुट आपको क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। यानी कि पहले अगर ऑल्टरनेटर पे आप 10 लीटर पानी डाल लेते, 10 क्यूबिक लीटर पानी डाल लेते, तो अब कम डालना पड़ेगा उसे उस स्पीड पे चलाने के लिए, ठीक है भाई। पहले लोड कनेक्टेड था, तो लोड कनेक्टेड था तो आपका ऑल्टरनेटर पे लोड पड़ रहा था, जिससे मोटर को घुमाने के लिए अधिक पावर की जरूरत पड़ रही थी इनपुट पे, उसी हिसाब से पावर भी कम हो जाती है, ठीक है। और उसके लिए सिस्टम लगे रहते हैं। आप लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ओपन लोड रिले लगी रहती है, रिले में पड़ा हमने डिटेक्ट कर लेगी, वो उसको क्लोज कर देगी, ठीक है। चलिए अच्छा, ऑल्टरनेटर के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य सोर्स क्या है? ऑल्टरनेटर में जो फील्ड होता है भाई, फील्ड वाइंडिंग, जिससे फील्ड बनता है, तो ये तो रोटर में रहता है। ऑल्टरनेटर में कहां रहता है आपके पास? रोटर पे रहता है। विक्रम जी समझ में आ गया आपको सवाल जो मैंने बोला अभी पिछले वाला? एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो रोटर फील्ड वाइंडिंग में रहता है। ऑल्टरनेटर में आर्मेचर क्या रहता है? स्थिर रहता है, और जनरेटर में स्थिर नहीं रहता है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपके पास अगला सवाल देखिए, सवाल सारे कॉन्सेप्ट वाले हैं, ऐसा भी नहीं है कि रट लोगे। चलो भाई, समांतर संचालन के लिए सिंक्रोनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो भाई जब हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन उसे बोलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सेम, कि जब मेरी वोल्टेज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज सीक्वेंस सेम, ठीक है, तब मुझे ऑल्टरनेटर को कनेक्ट करना है, तब इसको सिंक्रोनाइज करना बोलते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी बढ़ाना, मैच द वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये तो है ही। रिड्यूस द स्पीड, इंप्रूव द पावर फैक्टर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है हमें ये चेक करना है
कि भाई एक ऑल्टरनेटर 200 वोल्ट पे चल रहा तो दूसरे को भी कनेक्ट करने के लिए 200 वोल्ट पे ही चलाना पड़ेगा। अच्छा वोल्टेज ना हो तो फिर वो एक ही वोल्टेज मान लो आपने 190 वोल्ट कर दी तो उनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जनरेटर क्या करेगा आपके पास, जनरेटर फिर क्या करेगा आपके पास, वो करंट लेगा, देगा नहीं, तो यूजलेस है वो। चलिए अच्छा, तो ऑप्शन बी। चलो अच्छा, ऑल्टरनेटर को रेटेड लोड से अधिक चलाने पर क्या होता है। अच्छा सवाल है भाई। अगर ऑल्टरनेटर को रेटेड लोड से अधिक चलाओगे तो क्या होगा, सेम वही होगा जो आपके साथ होगा। भाई इमेजिन करो आपकी कैपेसिटी है 100 किलो वजन उठाने की, है ना, तो 100 किलो तक वजन आप बिना डैमेज किए उठा सकते हो सर पे, जो भी समझ लो 100 किसी की 50 है भी, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो बस समझ लो आपकी हड्डियां चटक सकती हैं, है ना, कुछ भी समझो आप, चटक सकती है, मुड़ सकती है, टूट सकती है, वटेवर जो भी है ना, एक वही, तभी तो कोई भी चीज कब टूटती है, जब कोई चीज उसकी रेटेड चीज फोर्स से ज्यादा अप्लाई करते हैं, वो वोल्टेज की टर्म्स में हो, करंट की टर्म्स में हो, फोर्स की टर्म्स में हो, वेट की टर्म्स में हो, सिंपल सी बात है। तो अगर रेटेड लोड से ज्यादा चलाओगे तो करंट अधिक खींचेगा, करंट अधिक खींचेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे, तो हीटिंग होगी, ओवर हीटिंग अकर्स होगी, और उससे आपकी वाइंडिंग जल सकती है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो भाई गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर का काम सिंपल सी बात है, आपका ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर पे लोड बढ़ा, लोड बढ़ा तो उसकी स्पीड में कमी आई, और स्पीड में कमी आई तो अब स्पीड में कमी है तो मुझे स्पीड बराबर करनी पड़ेगी। अगर मुझे टरबाइन को 1000 आरपीएम पे घुमाना है तो मुझे 1000 आरपीएम फिक्स रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा तो मैंने बता रखा है हमारे इसमें इंडिया में, इंडिया क्या यहाँ पे 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है, तो फ्रीक्वेंसी में हम ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो मुझे इसे 1000 आरपीएम पे करना पड़ेगा। तो गवर्नर का काम क्या होगा, अच्छा उसके पास मैसेज जाएगा, मतलब इस तरह का सिस्टम सेंस रखते हैं हम, अच्छा इसकी स्पीड में कमी आ गई है, अरे यार इससे फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, एक काम करता हूँ मैं पानी और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा पानी छोड़ देता हूँ, पानी या इनपुट पावर जो भी हो जिस भी उसमें लगे, तो इसलिए क्या रहता है आपके पास, मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वोल्टेज भी तो कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड बढ़ने से, आपने तो फॉर्मूला बढ़ाया पाई और एन, है ना, तो मैं बता दूं वोल्टेज को तो हम फ्लक्स से भी चेंज कर सकते हैं एक्साइटेशन बढ़ा के, बट क्या फ्रीक्वेंसी को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो केवल और केवल स्पीड के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्पीड वाला ज्यादा इफेक्टिव है, ओके। वो स्पीड से वो क्या नाम है, स्पीड से वोल्टेज भी होती है, लेकिन हमें दो में से एक चुनना, तो सिर्फ जो स्पीड पर ही डिपेंड है वो फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड ज्यादा बड़ा पैरामीटर्स होगी ना। अच्छा यूजे नल वाला, कोई बात नहीं बेटा, अभी आएंगे, देखो सुनने में तो आ रहा है वैकेंसी आएगी आपकी ना उत्तराखंड में ना, जे की ए की लग तो रखे हैं यार, अब सरकार यहाँ की ढिल्ली है। अभी देखो संविदा की वैकेंसी अभी बंद कर दी है, मैं पढ़ रहा था ऐसा कि संविदा की सारी वैकेंसियां बंद कर दी है, परमानेंट वैकेंसियां ही लेंगे, क्योंकि बाद में संविदा वालों को भी इन्हें पक्का ही करना पड़ता है, और वो लगते भी सेटिंग वेटिंग से, मेहनत मुहनत ऐसी ही करते हैं। ऑल्टरनेटर को असमान वोल्टेज वाले ग्रिड से जोड़ने पर क्या होता है, बड़ा अच्छा सवाल। असमान वोल्टेज वाले ग्रिड, सर्कुलेटिंग करंट अगर, लोड शेयरिंग इंप्रूव, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एफिशिएंसी इंप्रूव, तो देखो सारी चीज तो इंप्रूव बता रहे हैं, इंप्रूव तो हो नहीं सकता, असमान वोल्टेज ग्रिड से, भाई कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो मेरे पास 200 वोल्ट आ रही ग्रिड की, है ना, और भाई मैं इससे कोई कहीं से भी आ रही ऑल्टरनेटर जोड़ रहा हूं, ठीक है, ये 200 वोल्ट है, तो क्या होगा भाई, मुझे इससे जोड़ने के लिए ये 250 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक है, कम कर लो ज्यादा कर लो, तो भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, तो इसी में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है आपके पास। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। और हंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं, और हंटिंग किस में होती है आपके पास, हंटिंग अधिकतर होती है सैलिएंट टाइप के उसमें,
ठीक है, उसी में वाइब्रेशन होते हैं वो आपके पास। ठीक है, वाइब्रेशन बोल लो, ऑस्किलेशंस बोल दो, आपके पास आता है सवाल भी कौन से वाले उसमें हंटिंग होती है। ठीक है, तो वो होती है आपके पास सैलिएंट टाइप वाले में, यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं होता ना उसमें। ठीक है, इसलिए उसमें उसके पोल पे हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं उससे बचने के लिए भी। यूनिटी पावर फैक्टर का ऑल्टरनेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्मेचर करंट इंक्रीज, वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमाइज, एफिशिएंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो देखो भाई, आर्मेचर करंट इंक्रीज, यूनिटी पावर फैक्टर का। चलिए बताइए भाई, आर्मेचर करंट इंक्रीज तो होने का नहीं, वो लैगिंग पावर फैक्टर में होती है आपके पास। वोल्टेज रेगुलेशन मैंने बताया था, लैगिंग में वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा था, और इसमें क्या रहेगा, यूनिटी में करंट कम रहेगी, ड्रॉप कम होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमाइज होगा। एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं होने की, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होने की, ऐसा कुछ नहीं होगा। बी। ठीक है भाई बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ग्रिड के समांतर संचालन का उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द समांतर संचालन का उद्देश्य। भाई समांतर ग्रिड में हम क्यों करते हैं समांतर ऑपरेशन? मैंने बताया था आपको, लोड एडिशन, सप्लाई द एडिशनल पावर, रिड्यूस द वोल्टेज, तो ये है, या रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम। भाई अभी मेरे पास मान लो एक ऑल्टरनेटर काम कर रहा है, ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन होगी। मान लो 5 मेगावाट का है, तो ये 5 मेगावाट को ही तो क्या बोलते हैं, मेगावाट को सप्लाई देगा ना। एक और जोड़ दिया मैंने 5 मेगावाट का, ठीक है, तो अब 10 मेगावाट की होगी, तो पावर ऐड होगी ना, तो एडिशन पावर को ऐड करने के लिए। ओके भाई, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अब आपके पास। ये देखिए क्या कहता है। ऑल्टरनेटर को लंबे समय तक ओवरलोड करने पर क्या होता है? तो भाई ओवरलोड करोगे तो सिंपल सी बात है, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़े रहेंगे, हीट होगी, तो ये हीट वाला तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो भाई वाइंडिंग फेल, इंसुलेशन हो जाएगा बस। हीट नहीं तो जल जाएगी, इंसुलेशन फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। देखिए ये क्या कहता है। ये बोल रहा है ऑल्टरनेटर के बेरिंग घिसने पर क्या होगा? तो भाई बेरिंग घिसेंगे तो आप देखिए पंखे में भी बेरिंग घिसता है, कट 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 की आवाज आती है। कट कट की आवाज आने से पंखा यूनिफॉर्म तरीके से घूमता भी नहीं, हिलता डुलता है, वो ज्यादा करता है। सिंपल सी बात है, वोल्टेज इंक्रीज, वाइब्रेशन इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे। सिंपल सी बात है, बेरिंग खराब होते हैं तो आपके पंखे में ही देख लेना आप, तो वही चीज यहाँ पे रहेगी, स्मूथनेस चलने के लिए होता है ना आपके पास, तो वाइब्रेशन इंक्रीज। चलिए अच्छा, इसमें पूछा है कि आपके पास भाई क्या है, ये है व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड बाय द ऑल्टरनेटर। अगर उसमें फ्लक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, एफ की वैल्यू ये है, और एन की वैल्यू ये है आपके पास। क्लियर है? तो इसमें बताना है आपको भाई क्या क्या, इसमें ईएमएफ बताना है। तो E इक्वल टू हमने पढ़ रखा है क्या, 4.44, ठीक है, 4.44 F/Z, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर ऑफ कंडक्टर पर है भाई, ये नंबर ऑफ कंडक्टर पर है आपके पास, ठीक है। चलिए कौन बच्चे देख रहा है, जवाब तो दो यार, आज तो कमेंट ही नहीं आ रहे आप लोगों के। चलिए अब देखो भाई, यहां पे इसने क्या दे दिया है, वैल्यू पुट कर दो बस इसकी। अब देखो यहां पे इसने क्या दे दिया, टर्न दे दिया है, टर्न। यहां पे टर्न, टर्न वाले में 2 वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास भाई, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, या 2 से डिवाइड कर देना, आपके बात एक ही है आपके पास ना। 4.44 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 50 हर्ट्ज, और इंटू, और ये कितना है आपके पास, कितना है, 0.02 इंटू, ठीक है, फ्लक्स हो गया
Z। अब देखो, या तो मैं इसको कर दूं क्या बोलते हैं बेसिकली, ये नंबर ऑफ टर्न है। तो देखो एक टर्न में, अगर मैं एक टर्न की बात करता हूं भाई, ठीक है, एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे तो 100 टर्न है, तो मैं इसको 200 कर दूं डायरेक्ट। तो जो अब इसको कर दो यार, आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये दशमलव है भाई एक ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखना 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, और 4 से इसे करोगे तो 8, 2 दूनी 4 और 4 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये हो गया 4.44 इंटू, इसको मैं कर दूं, अगर इसको 100 से इंटू कर दूं तो 50 दूनी 100, तो ये 2 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 50 दूनी 100 हो जाएगा। 5 दूनी, एक सेकेंड, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10 कर दो इसको 100, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना, इंटू 200। तो ये हो गया भाई आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये हो गया 4 से इसे करोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 888 वोल्ट। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, 888 वोल्ट होना चाहिए था ये आपके पास। और ये चलिए हम इस वाले को कंसिडर कर लेते हैं, कोई दशमलव की दिक्कत तो नहीं हुई हमसे, पॉइंट वाले में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 50 दूनी 100, 2 अंकों बाद 1 हो गया, और टन 200 है, तो ये आ गया आपके पास 4 दूनी 8, 2 से करेंगे सही तो है 888, चलिए ठीक है, शायद इसमें दशमलव गलत हो रहा होगा, इतनी वोल्टेज ये जनरेट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया आपके पास, ठीक है। मेन था टर्न्स का और उसका रेशो भाई, टर्न वाले में, कंडक्टर वाले में हम क्या कर लेते हैं, 2 से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, भाई मैंने बता रखा वोल्टेज रेगुलेशन चाहे ट्रांसफार्मर का, अल्टरनेटर का कम से कम रहना चाहिए, आइडियल कंडीशन में वो 0 होना चाहिए और प्रैक्टिकल कंडीशन में मिनिमम। नो लोड वोल्टेज दे रखी, फुल लोड वोल्टेज दे रखी, तो वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वी नॉट माइनस के वी एफ एल, फुल लोड वोल्टेज अपॉन के वी एफ एल, परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर दो, तो हो जाएगा भाई 250 माइनस के 230 अपॉन के वी एफ एल 230। अब कर देना यार जितना भी आएगा इसको, ये हो जाएगा 20 इंटू 100, ठीक है, अपॉन के 230, इससे कट जाएगा इंटू 100 था ये, ठीक है। तो जितने भी आ जाएगा, ओके, तो कैलकुलेट कर लेना, वरना मेरे को कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, जो भी सोल्व करके आएगा वो आपका परसेंटेज रेगुलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब आपके पास देखिए ये क्या कहता है, ठीक है। आज कमेंट्स नहीं कर रहे आप लोग क्वेश्चंस का, या कमेंट करने वाले बच्चे अवेलेबल नहीं हैं? चलिए अच्छा भाई, अब देखो इसने 2 ऑल्टरनेटर को समांतर संचालन के लिए डार्क लैंप मेथड में लैंप की स्थिति किस स्थिति में बुझ जाते हैं, तो हम डार्क लैंप मेथड पढ़ते हैं ना आपके पास, ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी कि उनको चेक करने के लिए, इनकी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक है। तो इसने पूछा कि भाई वो कौन सी कंडीशन है डार्क लैंप विधि में जो लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज के सेम होने पर, या वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के सेम होने पर, या वोल्टेज पावर रेटिंग इक्वल होने पर, या फ्रीक्वेंसी सेम होने पर। तो जब मेरे पास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उसी दौरान आपके लैंप बुझ जाते हैं, क्लियर है। तो इसका यूज हम क्या, ऑल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये आपने पढ़ा भी होगा, सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने में। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं आपके पास, हिंदी का कन्वर्जन थोड़ा इसमें गलत है। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनोस्कोप, आउटपुट वोल्टेज, फेज सीक्वेंस के लिए, या सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, या ऑल ऑफ दीज को।
चलिए भाई बताइए। अब देखो सिंक्रोनोस्कोप का मतलब है यानी कि ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज किस किस पैरामीटर्स पे होंगे? वोल्टेज पे भी, फेज सीक्वेंस पे भी और फ्रीक्वेंसी पे भी। तो जब ये सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी तब मेरा, इसी को हम सिंक्रोनिज्म बोलते हैं, और यही आपके पास सिंक्रोनोस्कोप का यूज भी है। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास वो देखिए क्या कहता है। चलिए अच्छा, द नेम ऑफ इक्विपमेंट प्रोवाइड डीसी टू द रोटर ऑफ ऑल्टरनेटर, उसे क्या कहते हैं भाई? सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेटर होता है आपके पास। ऑल्टरनेटर में यहां पर हम क्या देते हैं? इसके रोटर को क्या सप्लाई देते हैं? डीसी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम एक्साइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटर, उत्तेजक, क्योंकि ये इसकी एक्साइटेशन को बढ़ाता है, यानी कि फील्ड को बढ़ाता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। चलिए, आज आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए अच्छा, अब देखो इसने कहा यदि भार बढ़ता है तो ऑल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपके पास। हेलो सर, उम्मीद, हेलो। चलिए भाई जवाब दें तो ज्यादा बढ़िया है। अब देखो भाई, यहां पर देखो भाई, व्हाट कॉज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज। अब देखो दो यहां पे क्या है, इसने पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज पर यदि यदि भार बढ़ता है तो आपका वोल्टेज कम होने का कारण क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें से देखो, फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस या आर्मेचर रेजिस्टेंस, वोल्टेज में कमी का कारण क्या है। अब देखो दो चीजें यहां पर, अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन की बात करता हूं इसकी, और दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये दोनों ही वोल्टेज ड्रॉप का कारण है। ये दोनों ही वोल्टेज ड्रॉप का कारण है, क्योंकि मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी फ्लक्स में कमी आती है, और फ्लक्स में कमी आती है तो सिंपल सी बात है मेरे पास ईएमएफ में कमी आएगी, और ईएमएफ में कमी आएगी तो टर्मिनल वोल्टेज में भी कमी आएगी, और इसके कारण तो आई आर ड्रॉप रहना ही रहना है, ड्रॉप रहना ही रहना है, तो इससे तो कमी आएगी आएगी। लेकिन अब हमें इन दो में से सही आंसर चुनना है, और बच्चे भी देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए तो इसमें से जो ज्यादा अधिक राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन, अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ड्रॉप, हालांकि ड्रॉप तो इसकी वजह से भी होता है और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी होता है भाई। ठीक है, चलिए और कोई जवाब देगा? अच्छा, अब देखो हमें इन दो में से चुनना है कि आर्मेचर रिएक्शन चुने या आर्मेचर रेजिस्टेंस चुने। अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन की बात करता हूं तो क्या ऐसा जरूरी है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमेशा ही ड्रॉप होगा? भाई हमने देखा है कि एक रेजिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड रहता है, उस दौरान तो वाकई ही ड्रॉप रहता रहता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। लेकिन अगर लोड मेरा कैपेसिटिव हो तो वो स्ट्रेंथ का काम भी करता है आपके पास। क्या काम करता है? वो स्ट्रेंथ का काम भी करता है। यानी कि मैं आर्मेचर रिएक्शन कहीं ना कहीं, अगर भाई मेरा लोड कैपेसिटिव हो, कैपेसिटेंस वाला हो, ठीक है, यानी कि लीडिंग लोड हो, तो उस दौरान तो आर्मेचर रिएक्शन मेरा स्ट्रेंथ का काम करेगा, तो मेरा ये यानी कि टर्मिनल वोल्टेज बढ़ सकती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा करेक्ट आंसर कौन से ले जाऊंगा? आर्मेचर रेजिस्टेंस, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस में चाहे लोड कैसा भी हो, ड्रॉप होना ही होना है। क्लियर है? हाँ, अगर वो यहां पे डिफाइन कर देता कि लोड भाई मेरा इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है या रेजिस्टिव है, देन मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को, आर्मेचर रिएक्शन को भी कंसीडर कर लेता, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप ज्यादा रहता है, ज्यादा डोमिनेट रहता है आपके पास। ठीक है, इसने पूछा आर्मेचर में, ऑल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण अल्फा के साथ 36 स्टेटर स्लॉट पर 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट द पिच फैक्टर ऑफ वाइंडिंग हैविंग 36 स्लॉट्स 4 पोल, विच एंगल इज अल्फा
ठीक है, इन ऑल्टरनेटर। तो भाई पिच फैक्टर हमने पढ़ा के पी, और क्या रहता है आपके पास कोस, ठीक है, ये रहता है आपके पास कोस बीटा बाय 2। क्लियर है, पिच फैक्टर। तो भाई यहां पर एंगल कितना है, सॉरी कोस अल्फा, इन्होंने क्या बोलते हैं अल्फा दे रखा, तो हम अल्फा ले लेते हैं, अलग अलग बुक में ये अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, अल्फा बाय 2। तो कोस 30/2 यानी कि कोस 15, और ये 15 का मतलब है यानी कि 0 पे वैल्यू हाई रहती है, तो यानी कि 1 के आसपास रहेगा, इसकी वैल्यू रहती है 0.96। भाई निकाल लेना है, ठीक है, याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तो ये 0.96 के आसपास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। चलिए भाई, अच्छा अगला सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। ऑल्टरनेटर में जो ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चलिए भाई जवाब दीजिए इसमें। ऑल्टरनेटर में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल? तो हमें पता है कि भाई या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो हमें पता है कि जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ एक फोर्स लगाने का रूल बताता था, जो कि हमारा क्या होता था ऑल्टरनेटर में, वो सॉरी मोटर में लगता था, और ईएमएफ का जो रूल लगता था वो राइट हैंड रूल में लगता था जनरेटर में जो लगाते थे। तो यहाँ पे भी कौन सा रहेगा आपके फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो ऑल्टरनेटर में इसमें क्या है ईएमएफ की डायरेक्शन, क्योंकि क्या बताएगा कि राइट हैंड रूल क्या कहता है आपके पास, यह है राइट हैंड रूल, एक मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, ठीक है, और ये रोटेशन को दिखाएगा, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो उसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को दिखाएगी। क्लियर है, तो ये देखना पड़ेगा हमें क्या चीज मूव कर रही है और क्या चीज क्या कर रही है। इसको हमने डीसी जनरेटर में बहुत अच्छे से बता रखा है। चलिए भाई, ये सवाल भी आया था आपके पास, काफी अच्छा सवाल है और बेसिक सा सवाल है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? केवीए में, किलोवाट में, एमवाट में? आपको पता केवीए में रेटेड किया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई आपके पास केवीए में, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता लोड किस प्रकार का है, वो लोड आपका इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, और आपके पास क्या बोलते हैं यार रेजिस्टिव है। डिफरेंट डिफरेंट जो लोड होता है वो अलग करंट खींचता है, ठीक है। और भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जो सेम पावर फैक्टर है लेकिन उसकी पावर रेटिंग अलग है, तो उनकी करंट की रेटिंग भी अलग ही रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये चाहे ये हो ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर में बताया था हमने कि ये सब केवीए में रेटेड रहते हैं। चलिए अच्छा, क्योंकि इनके जो लोड रहते हैं ना, जो इनकी एफिशिएंसी रहती है, दो लॉसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक आयरन लॉसेस, एक कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस मेरा लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और जो आयरन लॉसेस होते हैं वो फिक्स रहते हैं आपके पास, जो कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे सिस्टम में कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। तो बच जाता है फिर करंट, क्या एफिशिएंसी रहेगी, तो यानी कि जो कॉपर लॉसेस हैं वो लोड के ऊपर निर्भर कर जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो चलिए इस सवाल इस सवाल का जवाब दीजिए। दो ऑल्टरनेटर समांतर काम कर रहे हैं, यदि उनमें से किसी एक द्वारा साझा किए गए भार को बढ़ाना है तो उसके क्षेत्र की उत्तेजना क्या होना चाहिए? ठीक है, टू ऑल्टरनेटर्स आर वर्किंग इन अ पैरेलल इफ द लोड शेयर बाय वन ऑफ देम टू बी इंक्रीज, ठीक है, इट्स फील्ड एक्साइटेशन शुड बी। इसने बोला है कि भाई दो ऑल्टरनेटर समांतर में काम कर रहे हैं और क्या नाम है उनमें से एक का लोड बढ़ाना है, ठीक है, तो उस क्षेत्र की उसमें मेरे को फील्ड एक्साइटेशन में क्या करना है, घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है? तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं कि इनपुट टॉर्क को लगातार बढ़ाता रहता है, कीप कांस्टेंट और इंक्रीज द इनपुट टॉर्क। इसने कहा कि फील्ड एक्साइटेशन को, यानी कि जो फील्ड को जो हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा उसको कांस्टेंट रखे और टॉर्क को बढ़ाइए, ठीक है। वीक कीपिंग द सेम इनपुट टॉर्क, ठीक है, या कमजोर कीजिए और इनपुट टॉर्क को सेम रखिए, या स्ट्रेंथ द कीपिंग और सेम इनपुट टॉर्क। अब ध्यान रखो भाई,
दो चीज रहती है हमारे पास ऑल्टरनेटर में, अगर हमने क्या है उनमें से किसी एक द्वारा साझा किए गए भार को बढ़ाना है, यानी कि लोड शेयर को अगर बढ़ाना है, तो भाई लोड शेयर बढ़ेगा आपके पास, ध्यान देने वाली बात है आपके पास, ठीक है। हमें वोल्टेज क्या रखनी है, फिक्स रखनी है। इनपुट टॉर्क हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट टॉर्क कर दिया तो आपकी सिंपल सी बात है स्पीड भी चेंज हो जाएगी आपके पास। तो इस यानी कि टॉर्क को मेरे को सेम रखना पड़ेगा, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि मेरे को एक्साइटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इनपुट टॉर्क को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसने पूछा है कि भाई यानी कि जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है उसमें क्या हानि है। देखो वैसे तो शॉर्ट पिच जो वाइंडिंग रहती है उसमें लॉसेस ये है कि आपके पास कम वोल्टेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि पूरा जो वोल्टेज है आपके पास शॉर्ट पिच का मतलब जो 180 डिग्री से ये एन पोल के नीचे आ रही है और दूसरा है एस पोल के, तो यहां ना आके ये शॉर्ट रहता है, कितने भी एंगल है 30-40, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, इसका ड्रॉबैक क्या है, वोल्टेज कम प्राप्त होती है। हालांकि एक एडवांटेज भी इसमें, हार्मोनिक्स कम प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपके पास देखिए क्या कहता है। इसने पूछा है कि दो ऑल्टरनेटर को समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो भाई पैरेलल में अगर मेरे को ऑल्टरनेटर को जोड़ना है, ठीक है, तो कुछ ऐसे तो नहीं डायरेक्ट जोड़ दोगे, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। दो ऑल्टरनेटर है, एक A1 एक A2, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सेम केवी रेटिंग ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं जरूरी, टर्मिनल वोल्टेज सेम होनी चाहिए ये तो जरूरी, और विभिन्न तो ऑप्शन सी, सेम टर्मिनल वोल्टेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इनके पोलरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फेस सीक्वेंस भी इनके सेम होने चाहिए, सारी चीजें सेम ही होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। ये देखिए क्या कहता है। इसने पूछा है कि एक ऑल्टरनेटर, ठीक है, फ्रैक्शन पिच ऑफ एन अल्टरनेटर 5/6, ठीक है, तो उसकी कुंडली की कुल दूरी क्या होगी वाइंडिंग की। तो इसके कहने का मतलब है भाई आपके पास 6 स्लॉट है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पहला दूसरा ऐसे ही ना, तो एक यहाँ है और दूसरा इसने 5वें नंबर पे डाल दिया है बेसिकली। तो उसने पूछा है इसकी कुंडली की डिस्टेंस, तो पूरा 180 डिग्री का रहता है आपके पास, पूरा कितना है, तो इसने 5/6 पर 6 में से 5 में डाल दी, एक साफ पता चला में 30 का है तो 150 हो जाएगी, या 180 गुना 5/6, 6×18 150 डिग्री, यानी कि इसकी कुल दूरी डिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस कितनी, 150 डिग्री होगी भाई। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। ये देखिए क्या कहता है। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है टर्बो ऑल्टरनेटर कहलाती है। सिंपल सी बात है भाई, टर्बो जो स्टीम टरबाइन से चलती है उसकी स्पीड हाई रहती है और उसको क्या बोलते हैं हम, टर्बो ऑल्टरनेटर कहते हैं। क्लियर है। जितने भी हाई स्पीड के होते हैं, ठीक है, और इनकी स्पीड बहुत अधिक हाई रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपके पास ये देखिए क्या कहता है भाई। ये बोल रहा है कि जब आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, यानी कि आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या 84 है और पोल की संख्या 6 है, तो पोल पिच, तो पोल पिच कैसे निकालते हैं हम, कितने पोल में कितने कंडक्टर की संख्या आ रही है। तो सिंपल सी बात है, पोल पिच सिंपल है, 84 डिवाइड बाई 6, 14×6 = 84, तो 14 हो जाएगी, यानी कि प्रति पोल पर मेरे 14 कंडक्टर आ रहे होंगे। क्लियर है भाई। आज यू प्लीज की फ्रेम फ्रीक्वेंसी सेकंड और लेस करंटली। शायद कुछ दिक्कत हो रही है इसमें।
चलिए भाई अगले सवाल का जवाब दीजिए जरा, मैं कुछ इसमें सेटिंग सी कर लूँ मैं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए आप जरा। चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं। एक स्लिप रिंग ब्रश ऑल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, स्लिप रिंग एवं ब्रश ऑल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए। अब देखो भाई स्लिप रिंग और ब्रश, यहां पर मैं बता दूं आपके पास, अगर मैं इसमें पूछ लिया ऑल्टरनेटर, तो अगर मैं बात करता हूं ऑल्टरनेटर की, ऑल्टरनेटर में 3 फेज सप्लाई लेते हैं हम यहाँ पे भाई। दूसरी वाइंडिंग ये मेरे पास ये रहती है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इस पे यहीं से डीसी सप्लाई देते हैं, इसके ऊपर एक जनरेटर लगा रहता है, यहीं से सप्लाई आ रही होती है, यहाँ पे 2 स्लिप रिंग लगी रहती है, इनसे सप्लाई आ रही होती है यहाँ की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो यहां पर तो अगर मैं बात करूं इसमें ये सप्लाई दे रहा फील्ड को ऑल्टरनेटर में। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें साथ में ब्रश भी पूछा है। ठीक है, ब्रश तो हमारे कहां पे यूज होते हैं, हमने डीसी जनरेटर में पढ़े हैं आमतौर पर, यहाँ पे भी ये डीसी जनरेटर ही बेसिकली। ठीक है, तो उसका काम ही ब्रश क्या रहता है, कॉन्टेक्ट पे लगा रहता है और बाहर सप्लाई देता है वो। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन देखना पड़ेगा कि टू एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंग, कि यानी कि फील्ड वाइंडिंग तो ये है, और एक्सटर्नल यहाँ पे अगर मेरा लोड रहता है तो यहाँ पे तो भाई कुछ नहीं कनेक्ट रहता। ठीक है, ये मेरा अगर लोड है तो ये तो फिक्स स्टेबल कनेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल सर्किट टू कनेक्टेड द आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कि बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से, ये भी नहीं। फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग टू एक्सटर्नल सर्किट, तो फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल और आर्मेचर वाइंडिंग को, आर्मेचर यहाँ इसमें यहाँ पे रहता है भाई आपके पास। ठीक है, सर्किट में, या नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं देखो यहां पर तो भाई इन ऑप्शन के हिसाब से कोई फिट नहीं बैठता, लेकिन अगर हमें इनमें से एक जवाब देना है तो मैं क्या करूंगा, स्लिप रिंग का बेसिकली अगर मैं फील्ड को कांस्टेंट रखता हूं, यानी कि अब ऑल्टरनेटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें मेरा फील्ड फिक्स रहता है और दूसरे में मेरा क्या रहता है, आर्मेचर फिक्स रहता है। बड़े ऑल्टरनेटर में जो हमारे आर्मेचर फिक्स रहते हैं, छोटे ऑल्टरनेटर में हमारे फील्ड फिक्स रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई चीज घुमाऊंगा तो यहाँ पे भाई मेरे पास सिंपल सी बात है, इसमें यहाँ पे क्या स्लिप रिंग रहेगी। तो बेसिकली स्लिप रिंग का काम क्या है, यहाँ पर बाहर के लोड से कनेक्ट करना है। ठीक है, आर्मेचर को यहाँ पे ये आर्मेचर हो जाएगा, इसको बाहर के लोड से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये देख लो इसमें एक्सटर्नल सर्किट टू द कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन भी लिखे हुए। चलिए ठीक है, लेकिन ये छोटे ऑल्टरनेटर के हिसाब से होगा, बड़े के हिसाब से ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। बड़े व्यास वाले ऑल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका घूर्णन करने वाला होगा। इसने पूछा लार्ज डायमीटर ऑल्टरनेटर, तो डायमीटर भाई किसका ज्यादा होता है, मेरे पास सैलिएंट पोल का, इनका डायमीटर मेरे पास लार्ज रहता है। ठीक है, इनका डायमीटर मेरे पास क्या रहता है, लार्ज रहता है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, बड़े व्यास वाले ऑल्टरनेटर पर, ठीक है, लार्ज डायमीटर ऑल्टरनेटर वर्किंग एट लो रोटेशनल स्पीड विल हैव रोटेटिंग आर्मेचर या फील्ड विद सैलिएंट रोटर, फील्ड इंक्लूडिंग सिलेंड्रिकल। तो लेस पे तो भाई आपके पास कौन सा, इसमें फील्ड रहेगा और विद सैलिएंट टाइप रोटर, इसको हम सैलिएंट टाइप रोटर बोलते हैं।
दूसरा हाई स्पीड का लिए आपके पास सिलेंड्रिकल वाला रहता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल की तुलना में सैलेंट पोल रोटर का, अब देखो भाई सिलेंड्रिकल में क्या रहता है आपके पास, हमें पता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे पास ये है सैलेंट टाइप का, ठीक है, इसका वो ज्यादा बड़ा रहता है, डायमीटर एक्सल लेंथ छोटी रहती है। और दूसरा रहता है मेरे पास सिलेंड्रिकल का, इस प्रकार वाला। तो इसका डायमीटर जो रहता है कम रहता है, लेकिन इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन इसकी एक्सल लेंथ बहुत लंबी रहती है, पीछे से ना लंबा रहता है। सिलेंड्रिकल लंबा समझ लो आप इसको, ठीक है। तो बस ये कंपैरिजन करना है। इसमें क्या बोला, बेलनाकार रोटर की तुलना में सैलेंट पोल का रोटर, सैलेंट पोल का पूछा है इसने। तो दोनों का व्यास दोनों बड़ी रहती है, बहुत डायमीटर नहीं, डायमीटर लार्ज रहता है। इसने किसका पूछा, सैलेंट पोल का, तो इसका डायमीटर लार्ज रहता है, लेंथ इज लेस। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। एक्सल लेंथ इसकी छोटी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस सवाल को थोड़ा सा इसने घुमा के पूछा है, घुमा के क्या, आसान ही है कि एक 4 पोल ऑल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न ईएमएफ का अवधिकाल क्या होगा, ठीक है। सी किसका जवाब दिया विक्रम जी आपने, तो देख लेना, करेक्ट कर लेना, मैंने बता रखा है इसमें, ठीक है। तो इसने क्या है, 4 पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पे घूमना, ईएमएफ का अवधिकाल, तो यानी कि टाइम पीरियड पूछा। तो टाइम पीरियड हमें पता 1/f होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो, ठीक है। NP अपॉन के 120 निकाल दो भाई। n कितना 1500 इंटू पोल कितना 4 और 120, इससे काटो 4 तिया 12 और 3 पंजे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो टाइम पीरियड निकाल दो 1/50 पॉइंट, ठीक है, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, या फिर इसको और 20 मिली सेकेंड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, 20 मिली सेकेंड भी होगा। क्लियर है? यानी कि इसने क्या पूछा, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी उसका एक साइकिल का ये टाइम पूछा उसने। क्लियर है कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा। चलिए ठीक है भाई, ये भी अच्छा सवाल है। चलिए इसका बताइए। अगला जो टॉपिक लेके चलेंगे हम, मेजरमेंट कराएंगे, ठीक है। मेजरमेंट के क्वेश्चन करेंगे उसमें, उसको थोड़े नए तरीके से करेंगे। चलिए अच्छा भाई, इसमें एक ऑल्टरनेटर में किसी उद्योगशाला में यानी कि किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के लोड कनेक्टेड है। यदि उसके RYB के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो भाई इंडस्ट्री में बल्ब पंखे वगैरह सब कनेक्टेड होंगे। तो उसने पूछा कि RYB को आपने RBY कर दिया है, यानी कि दो फेज आपस में बदल दिए हैं, तो क्या लोड विल इफेक्ट लाइटनिंग लोड। तो लाइटनिंग लोड जो रहता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल आपका मोटर वाले लोड पे ही प्रभाव पड़ेगा RYB की जगह, ठीक है। सिंगल फेज पे, 3 फेज वाले पे इफेक्ट पड़ेगा, सिंगल फेज पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई तो वही जारी होगी आपके पास, और उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी 3 फेज की। तो जो जिधर से घूम रहा था उधर से उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है भाई? चलिए अच्छा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें कि पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन। तो पावर फैक्टर अल्टरनेटर भाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके पास जो उसका फिक्स है, देखो उसके क्या बोलते हैं, खुद का भी कुछ ना कुछ इंडक्टिव लोड रहता है, क्योंकि वाइंडिंग रहती है, बट अधिक डोमिनेट क्या रहता है, लोड के ऊपर निर्भर करता है। एक्साइटेशन, ठीक है, रोटेशन स्पीड, एक्साइटेशन ऑफ द इनपुट प्राइम मूवर, द लोड ऑफ कनेक्टेड टू द आउटपुट। तो लोड के ऊपर जो कनेक्टेड रहेगा,
देखो क्या है, जब ऑल्टरनेटर को डिजाइन किया जाता है तो फिक्स रहता है, हमें पता है कि इतने आरपीएम पे चलाना, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है और एक मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी रहती है कि मुझे पता है कि मेरे ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग से अब जितनी भी करंट कहाँ से गुजरती है, आपकी आर्मेचर से होकर गुजरती है। तो आर्मेचर में जो तार होता है उसकी मोटाई होगी, वो मोटाई किस चीज के ऊपर डिफाइन होगी, हमारे पास लोड के ऊपर कि कितनी करंट खींचेगा, वोल्टेज हमें कांस्टेंट रखनी होती है उसमें। ठीक है। देखो इसने आप जो बोल रहे हो ऑल्ट एक्साइड, देखो इसने पूछा पावर फैक्टर ऑफ ऑल्टरनेटर डिपेंड, आप बोल रहे हो एक्साइटेशन, एक्साइटेशन नहीं होने का बेटा, मैं बता दूं एक्साइटेशन से तो आप टर्मिनल वोल्टेज उसकी कम ज्यादा करते हो। ठीक है। लोड किस प्रकार का, अगर आपने अधिक इंडक्टिव लगाया वो मैटर करेगा ना, आपके पास करंट भी उसी से खींचे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। इसने पूछा है कि मेजोरिटी ऑफ ऑल्टरनेटर, यानी कि जो ज्यादातर ऑल्टरनेटर होते हैं, उपयोग में आने वाले ऑल्टरनेटर अधिकांश में घूमने वाला एसी आर्मेचर वाइंडिंग, स्थिर, या फिर आपके पास घूमने वाला, देखो दो तरह के ऑल्टरनेटर मैंने अभी बताया आपके पास, एक तो होता है आपके पास की जिसकी फील्ड घूम रही है और एक का आर्मेचर घूम रहा है। तो जिसमें हम फील्ड घुमाते हैं वो अधिक यूज करते हैं, बड़े ऑल्टरनेटर में हम फील्ड को ही घुमाते हैं, उसके काफी सारे फायदे हैं। ठीक है। वो जब ऑल्टरनेटर पढ़ा रखा है उसमें बता रखे हमने। ठीक है। तो यानी कि इसमें पूछा है कि उपयोग में आने वाले रिवॉल्विंग एसी आर्मेचर वाइंडिंग, एसी आर्मेचर वाइंडिंग को फिक्स रख के फायदा हमें। ठीक है। स्टेशनरी फील्ड नहीं होता, फील्ड को रिवॉल्विंग फील्ड कंस्ट्रक्शन है, यानी कि हम फील्ड को घुमाते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं हम आपके पास। जो स्टेटर है, स्टेटर का ऑल्टरनेटर, द स्टेटर ऑफ ऑल्टरनेटर इज आइडेंटिकल टू द दैट ऑफ। तो इसने पूछा कि जो अल्टरनेटर का स्टेटर होता है वो किसके जैसा होता है। डीसी जनरेटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसमें, और तो उसके कनेक्शन भी किस प्रकार के रहते हैं, थ्री फेज के। ठीक है। मैं बता दूं आपके पास ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग थ्री फेज में भी कौन से कनेक्टेड रहते हैं, आपके स्टार में कनेक्टेड रहते हैं। स्टार में कनेक्टेड क्यों रखते हैं हम, क्योंकि कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। क्यों इंसुलेशन की, क्योंकि हमारे पास जो फेज वोल्टेज होती है वो VL/√3 के रहती है। तो यानी कि फेज पे जो वोल्टेज रहेगी, एक फेज पे वोल्टेज कम रहेगी, और उससे क्या है इंसुलेशन भी हमें कम चाहिएगा, कॉस्ट भी कम होती है। क्लियर है। तो इसलिए आ जाता है कभी कभी कि थ्री ऑल्टरनेटर के जो कनेक्शन रहते हैं वो स्टार में कनेक्टेड रहते हैं आमतौर पर ज्यादातर। ठीक है। अब आ जाओ इसमें, ये भी अच्छा सवाल है आपके पास। इसने पूछा है कि समान रेटिंग के लिए कम गति वाले ऑल्टरनेटर का आकार उच्च गति वाले ऑल्टरनेटर के आकार का, इसने पूछा सेम साइज रेटिंग, भाई सेम रेटिंग के हैं ऑल्टरनेटर लेकिन एक की स्पीड कम है एक की ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है, तो इसमें वो बताना कि क्या रहेगा। इसने पूछा समान रेटिंग के लिए कम गति वाले ऑल्टरनेटर का आकार, यानी कम स्पीड वाले का पूछा उसने। अब देखो भाई, मुझे पता है कि सेम रेटिंग है, सेम रेटिंग के लिए यानी कि मेरे को वोल्टेज हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, वोल्टेज मेरे को फिक्स देनी पड़ेगी। तो जनरेटेड वोल्टेज फाई और एन के ऊपर निर्भर करती है। कम गति वाला, अगर मेरे पास इसको गति को कम करना है तो मेरे को एक्साइटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और एक्साइटेशन को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे को वाइंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो उससे मेरे पास फील्ड का एरिया बढ़ेगा। तो यानी कि जो कम गति वाला रहेगा उसका साइज ज्यादा रहेगा, वो एरिया में ज्यादा बड़ा रहेगा, तो मोर देन। ठीक है। और अधिक गति वाले में क्या है भाई, मेरे पास मैं वो स्पीड को बढ़ा के वोल्टेज को बढ़ा सकता हूं, तो जो इसकी स्पीड कम रहेगी उसका एरिया अधिक रहेगा। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमारा ये इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसे कि मैं बता दूं, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं आपके पास जो आपका बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं।
एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके आधार पे कराए जा रहे हैं। जो बच्चा कोर्स में एनरोल होना चाहता है, ये कोल इंडिया का बैच है। इसमें SCCL, NCL, MCL या फ्यूचर में आने वाली जितनी भी कोल इंडिया की कंपनियां हैं, उनका कोई भी कंटेंट आता है तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, तो आपको बेचिंत रहना है इसमें, कि यानी कि आपको अगर फ्यूचर में मान लो 2 महीने बाद दूसरी कोल इंडिया लिमिटेड की भर्ती आ गई है तो आपको अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, वो इसी में कवर कराएंगे हम। अगर कुछ नया चैप्टर आता है तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और कोर्स के अंदर ही बुक अवेलेबल है। मैं पहले बता दूं, जो बच्चा कोर्स ले रहा है उसे बुक लेने की ज़रूरत नहीं, और कोई बच्चा कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो कहीं और से पढ़ रहा है, ठीक है, तो भाई वो हमारी बुक ले सकता है। बुक बिल्कुल सिलेबस के आधार पे बनाई गई है। पहले 2 चैप्टर इसके फ्री रखे गए हैं ताकि आप उन चैप्टर को पढ़ सको, कंटेंट की क्वालिटी देख सको, कंटेंट किस तरीके का है, समझ में आ रहा है तो देख सको। तो सारे एप्लीकेशन पर ये मिलेगा कहाँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जेईई एकेडमी, ठीक है, और साथ में उसमें बुक वाले फोल्डर में बुक मिलेगी आपको, और पेड कोर्स वाले में ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में बता दूं, ये मेगा कोर्स है हमारा, ये आपका 5 साल की वैलिडिटी के लिए है। इसमें काफ़ी सारे कोर्स कवर होते हैं आपके पास, जैसे कि PGCL, SSC जेई, RRB जेई या अदर स्टेट जेई। ठीक है, क्योंकि इनके जो एग्जाम पैटर्न है लगभग सिमिलर सा रहता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, इसमें वैलिडिटी 5 साल की लाइफ टाइम लिखी हुई है, तो 5 साल है। 5 साल में हमारा मतलब कि हमें लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, मेहनत करेगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।